नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द कमेटी फॉर अ करेक्टिव एक्शन प्लान। तो जहां पर भी जो लेंडर है उसने कोई एमएसएमई का ऐसा एक्सपोजर आइडेंटिफाई किया जो कौन सी कैटेगरी में आ गया, एसएमए की, स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी 2 में आ गया, यानी कि जहां पर जो आपका इरेगुलरिटी है डेट इज बिटवीन 61st डे टू 90th डे एंड आपका एक्सपोजर जो है उसमें वो कितना है, अबव ₹10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो उसके केस में करेक्टिव एक्शन प्लान के लिए कमेटी में ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो वहां पर जहां पर स्टेटस ऑफ अकाउंट SMA 2 है एंड जो आपका एक्सपोजर है वो 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर जो अकाउंट है वो कमेटी में भेज दिया जाएगा करेक्टिव एक्शन प्लान के लिए। एंड फर्दर जहां पर मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट है, यानी कि हम बात करें कंसोर्शियम लैंडिंग की बात करें, मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट है या फिर कंसोर्शियम लैंडिंग है, एंड एग्रीगेट लोन लिमिट जो है डेट इज अबव 10 लाख, एग्रीगेट लोन लिमिट जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर जो लेंडर है, जैसे मान लीजिए हमने 6 यहां पर लेंडर्स की एग्जांपल ही थी ना, जिसमें ए का जो शेयर था सबसे ज्यादा है, तो यहां पर मान लीजिए बी का एक्सपोजर जो है वो भी यहां पर 10 लाख से ज्यादा है एंड इसमें यहां पर स्ट्रेस अमाउंट है एंड SMA 2 कैटेगरी में है। तो यहां पर बी जो है डायरेक्टली वो एक एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है फॉर CAP। बी जो है यहां पर लीड बैंक की जो कमेटी होगी ना, लीड बैंक की जो कमेटी होगी वहां पर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर CAP कि करेक्टिव एक्शन प्लान यहां पर बनाया जाए। तो IBA के द्वारा ना इसके लिए फॉर्मेट दिया गया, इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा इसके लिए फॉर्मेट दिया गया है। उस फॉर्मेट के ऊपर यहां पर सभी डिटेल्स के साथ एंड जो दूसरे डॉक्यूमेंट है वो यहां पर बाकी लैंडर्स को भी क्या किए जाएंगे, प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। बाकी लैंडर्स को भी जो यहां पर हैं C, D, E एंड F हैं उनको भी यहां पर प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, ठीक है। एंड वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, पहली चीज तो ये है कि जितने भी आपके पास लेटेस्ट ऑडिटेड अकाउंट है, यानी कि जो भी आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एंटरप्राइज की, वो हो गई। सेकेंडली डिटेल्स ऑफ लायबिलिटी, यानी कि जो भी लायबिलिटीज हैं एंटरप्राइज की, डिटेल्स ऑफ लायबिलिटीज, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी है, कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिट है, सभी की डिटेल्स जो है वो जाएंगी साथ में। फर्दर नेचर ऑफ स्ट्रेस जो एक एंटरप्राइज के द्वारा फेस किया जा रहा है उसकी डिटेल्स, एंड फर्दर रिगार्डिंग कि क्या सुजेस्टेड रेमेडियल एक्शन लेना चाहिए, सुजेस्टेड रेमेडियल एक्शन टू बी टेकन, ठीक है। तो IBA फॉर्मेट में साथ में ये चीजें साथ में जाएंगी सभी लेंडर्स के पास इन केस ऑफ मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट एंड कंसोर्शियम लैंडिंग। अब फर्दर बात आती है कि रिगार्डिंग इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा। तो जैसे ही बैंक के द्वारा, लेंडर के द्वारा CAP के लिए एप्लीकेशन आती है, CAP के लिए एप्लीकेशन यहां पर रिसीव हुई कमेटी के पास, तो जो कमेटी है वो कंसर्न्ड यहां पर जो एंटरप्राइज है, लेट अस नेम इट ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड को यहां पर क्या कर दिया, कमेटी ने नोटिफाई किया कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, वो इस लायबिलिटी के बारे में बताए, अपनी लायबिलिटीज जो है उनके बारे में बताए। एंड ऐसी जो यहां पर नोटिफिकेशन कमेटी के द्वारा ABC लिमिटेड को दी जाएगी, दैट शुड बी डन इन 5 days, ये 5 दिन के अंदर अंदर करना है। तो एक तो नोटिफिकेशन दे दिया, साथ के साथ यहां पर एंटरप्राइज से ये भी पूछ लिया कि वो अपने लायबिलिटीज की डिटेल्स को डिस्क्लोज करें, इंक्लूडिंग जो भी लायबिलिटी उनकी खड़ी है स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, या कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिट है, जो कोई भी लायबिलिटी है उन सभी के लिए बताएं विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, यानी कि जिस दिन उन्हें ये नोटिस रिसीव हो गया उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर वो कमेटी को रिप्रेजेंटेशन दें, विद इन 15 days रिप्रेजेंटेशन दें कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या फिर कोई आपका अनसिक्योर्ड लायबिलिटी है या कोई भी और लायबिलिटी जो स्टैंडिंग है उसके बारे में हमें बताइए। तो अगर तो 15 दिन के अंदर अंदर ABC लिमिटेड यहां पर रिप्रेजेंटेशन दे देती है तो ठीक है, अदरवाइज जो कमेटी है एज सच ही अपनी प्रोसीडिंग्स को यहां पर शुरू कर देगी। एंड फर्दर अगर यहां पर कमेटी को पता चलता है रिगार्डिंग की लायबिलिटीज की यहां पर रिप्रेजेंटेशन दे दी, यहां पर ABC लिमिटेड ने, हम ये मान लेते हैं कि ABC लिमिटेड ने कमेटी को रिप्रेजेंटेशन दे दी कि इसकी कौन कौन सी लायबिलिटी स्टैंडिंग है, तो यहां पर जो कमेटी है वो स्टैच्यूटरी क्रेडिटर्स को, जैसे कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी खड़ी है तो उनको बेसिकली क्या भेजेगी, यहां पर नोटिस भेजेगी। यहां पर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी खड़ी थी कोई,
स्टेट गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी स्टैंडिंग थी तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कमेटी जो है वो लेटर फॉरवर्ड कर देगी कि आप हमें अमाउंट बताइए कि कितनी लायबिलिटी खड़ी है, यानी कि कितनी लायबिलिटी पेंडिंग है किसके ऊपर, एंटरप्राइज के ऊपर। एंड साथ ही साथ उन्हें यह भी यहां पर इंफॉर्म कर दिया जाएगा कि जो एप्लीकेशन है उनके पास फ्रेमवर्क के अंडर रिसीव हुई है, तो इसके कारण आप रिप्रेजेंट कीजिए कि आपका कितना क्लेम पेंडिंग है। आप विद इन 15 डेज आप ऐसी रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए हमें, ठीक है। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को यह बता दिया आपने, साथ के साथ आपने क्या कह देना, उनको यह कह देना है कि जो ये इंटीमेशन आपने देनी है ना, ये आपने हमें अमाउंट जो बताना है वो इसलिए बताना है ताकि हम टोटल लायबिलिटी जो यहां पर एबीसी लिमिटेड के नाम पर खड़ी है उसको पता लगा सके। इसलिए हम आपसे ये जानकारी ले रहे हैं। हम इसके लिए नहीं पूछ रहे कि आप अपनी लायबिलिटी का अमाउंट हमें पे कर दीजिए, हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि एबीसी के ऊपर कितनी टोटल लायबिलिटी स्टैंडिंग है हम उसका जायजा ले सके। तो आप 15 दिन के अंदर अंदर आप हमें इस चीज का इंफॉर्मेशन जो है वो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि इस पॉइंट तक कमेटी के पास एबीसी लिमिटेड की सभी लायबिलिटीज की जानकारी आ गई है। फर्दर जब भी कमेटी अपनी मीटिंग को अपहोल्ड करेगी, यानी कि जब भी मीटिंग यहां पर रखी जाएगी, कन्वीन की जाएगी, तो मीटिंग कन्वीन करने के 30 डेज के अंदर अंदर, तो मीटिंग जैसे ही कन्वीन की गई यहां पर पर्टिकुलर एंटरप्राइज से रिलेटेड, तो वहां पर 30 दिन के अंदर अंदर जो कमेटी है उसको डिसीजन लेना है कि क्या करेक्टिव एक्शन प्लान यहां पर बनाया जाए, कि क्या करेक्टिव एक्शन प्लान जो है उसके रिगार्डिंग क्या डिसीजन लिया गया है। एंड फर्दर जो भी ये सीएपी से रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा, अब ये जो भी डिसीजन लिया गया है ये यहां पर फर्दर आपने एंटरप्राइज को बताना है विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर अंदर आपने डिसीजन जब ले लिया तो डिसीजन लेने के 5 दिन के अंदर अंदर आपने एंटरप्राइज को भी ये डिसीजन अपना कम्युनिकेट करना है। एंड अगर यहां पर सीएपी में यानी कि करेक्टिव एक्शन प्लान में यह रहा है कि आपने डेब्ट को क्या करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, कि आपने डेब्ट को रीस्ट्रक्चर करना है, तो उसके केस में टोटल आपकी जो टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी है ना उसको प्रॉपर वे में यहां पर निकाला जाएगा। टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी को प्रॉपरली जज किया जाएगा, प्रॉपरली देखा जाएगा कि रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद क्या यहां पर वायबिलिटी रहेगी, जो यूनिट है क्या वो वायबल रहेगा। एंड फर्दर जो भी टर्म्स हैं यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग के रिलेटेड उनको फाइनलाइज किया जाएगा 20 दिन के अंदर अंदर। सो यहां पर एक चीज यहां पर लिख देता हूं, तो जहां पर तो आपका अमाउंट है, एक्सपोजर की बात कर रहे हैं यहां पर, यानी कि जो लोन यहां पर था जिसको आपने रीस्ट्रक्चर करना है, अगर तो एक्सपोजर है आपका 10 करोड़ तक का, अगर तो आपका एक्सपोजर है 10 करोड़ तक का, तो उसके केस में तो आपको यहां पर 20 दिन तक का समय मिलता है टर्म्स एंड कंडीशंस को बताने के लिए जब आपने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है सीएपी के अंडर, ठीक है। एंड जहां पर जो आपका एक्सपोजर है दैट इज ग्रेटर देन 10 करोड़, वहां पर जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फाइनलाइज करने के लिए टाइम मिलता है सीएपी के अंडर, दैट इज 30 डेज, दैट इज 30 डेज, ठीक है। तो आपने डिसीजन ले लिया सीएपी में, लेकिन फर्दर जो टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी को देखते हुए जो आपको यहां पर गाइडलाइंस देनी है, जो आपको टर्म्स को फाइनलाइज करना है, उसके लिए यहां पर जो टाइम पीरियड दिया जाता है 10 करोड़ तक के लिए वो 20 दिन का दिया जाता है। अगर एक्सपोजर 10 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पर जो टाइम दिया जाता है दैट इज 30 डेज। एंड ये 10 करोड़ से ज्यादा अप टू 25 करोड़ है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहां पर जो लोन इसमें कवर होंगे ना इस प्रोसेस में, वो 25 करोड़ तक के ही यहां पर कवर होंगे। एंड फर्दर जो भी टर्म्स यहां पर बनेंगे उन्हें फर्दर आपको किसे बताना है, एंटरप्राइज को बताना रहता है विद इन 5 डेज। तो 5 दिन के अंदर फिर से आपको बताना है किसको, एंटरप्राइज को बताना, जब भी आपने डिसाइड किए टर्म्स। तो ये तो रह गया रीस्ट्रक्चर वाला केस। एंड दूसरा केस क्या है कि सीएपी में आपने किया यहां पर रेक्टिफिकेशन, सीएपी में आपने की यहां पर रेक्टिफिकेशन, तो उसके केस में जो प्रोसेस है दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज। तो उसके केस में जो प्रोसेस होगा उसे 30 दिन में कंप्लीट करना होगा। एंड फर्दर 30 दिन का मतलब है कि जो सीएपी को आपने इंप्लीमेंट करना है ना वो 30 दिन के अंदर इंप्लीमेंट करना होगा, अगर रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है। एंड अगर रीस्ट्रक्चरिंग है तो उसके केस में आपको 90 डेज के अंदर अंदर आपको इंप्लीमेंट करना है। 90 डेज के अंदर अंदर आपको इस रीस्ट्रक्चर प्लान को, जो आपका करेक्टिव एक्शन प्लान है, उसको इंप्लीमेंट करना है। एंड इन केस अगर सीएपी में कहा गया है, सीएपी में डिसीजन लिया गया है रिगार्डिंग द रिकवरी, अगर रिकवरी का डिसीजन है तो रिकवरी को जल्दी से जल्दी क्या कर देना चाहिए, इनिशिएट कर देना चाहिए। तो रिकवरी को जल्दी से जल्दी इनिशिएट कर देना चाहिए।
So that was regarding the procedure of the corrective action plan.